है। तो फिर मेरा मोटिव था कि मेरे को हार्ड वर्क करते रहना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बैंकिंग के या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके एग्ज़ाम्स दूँगी। तो मैंने 23 में यहाँ पे अपने जेएनके में ही जॉइन किया था कोचिंग सेंटर। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग का स्टार्ट करूँगी एंड 2024 में मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। जो मैंने कोर्स वगैरह लिए और वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, सिलेबस जानना, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कौन-सा परफेक्ट है एंड करते-करते पहले मेरे को था कि मैं कर लूँगी। मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए थे 23 में एंड वो मतलब मैंने एग्ज़ाम पैटर्न देखा। मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ अगर मैं हार्ड वर्क करूँ अच्छे से। फिर मैंने 24 में जब एग्ज़ाम्स दिए कुछ-कुछ मार्क्स से रह गया। उसके बाद मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन की एंड मेरा सबसे पहले आई एसबीआई क्लर्क हुआ था 25 में प्री। फिर मैंने मेंस के लिए तैयारी की, बट थोड़ा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे इतना क्लियर नहीं था कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह मुझे स्ट्रेटजी रखनी है। तो मैंने उसके बाद सर को फॉलो किया हमेशा स्टार्टिंग से रीज़निंग के लिए एंड रीज़निंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मेरे को था कि मैं प्रैक्टिस नहीं, मतलब कि सिर्फ क्लासेस नहीं भी करूँ, प्रैक्टिस करते रहूँ तो मेरा हो जाएगा रीज़निंग में। फिर मैंने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट लिस्ट आया है और कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरली हम लोग रिजर्व लिस्ट में ये चीज कहते हैं कि भाई ये डिपेंड करता है सिचुएशन में कि जो फाइनल रिजल्ट आता है उस पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पे एक डेटा बनता है और उसके बिहाफ में जो नियरेस्ट जिनके कट ऑफ होते हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते इस पे, लेकिन ये है कि एक चांस होता है क्योंकि हमारे नंबर जो है वो नियर कट ऑफ के आसपास होते हैं। तो आज कई बच्चों का वो दिन बना है जहाँ पे उन्होंने आरआरबी क्लर्क के अंदर जो है वो सिलेक्शन लिया है। एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि आप फाइनली एक सरकारी बैंक में जो है वो नौकरी आपको अब 100%, अब यहाँ से कोई नौकरी नहीं छोड़ सकता हमारी, कोई नौकरी छीन नहीं सकता हमारी, वो अब हमें जो है वो मिल गई है। तो आज हमारे साथ सुदिया गुप्ता है। तो हाय सुदिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? या आई एम गुड। बताएं कुछ अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या डिग्री करी है और कितने टाइम का ये जर्नी थी और आज किस तरह की फीलिंग्स हैं? Hello everyone, my name is Subhya Gupta and I am from जम्मू एंड कश्मीर। और मैंने बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। 2023 में पास आउट हूँ मैं इसमें बीटेक में। एंड उसके बाद मैंने प्राइवेट बहुत अप्लाई किया था, बट जब रिसेशन ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि फ्री बैठने से अच्छा है कि मैं थोड़ा अपना मतलब कि थोड़ी तैयारी करती हूँ। कि मेरे को लगता है कि खाली बैठ बैठ के और मतलब ऐसे ही हो जाता है इंसान, यहाँ तो कुछ कुछ सोचता रहता है। तो फिर मेरा मोटिव था कि मेरे को हार्ड वर्क करते रहना है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं बैंकिंग के या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके एग्ज़ाम्स दूँगी। तो मैंने 23 में यहाँ पे अपने जेएनके में ही जॉइन किया था कोचिंग सेंटर। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग का स्टार्ट करूँगी एंड 2024 में मार्च में मैंने स्टार्ट किया था। जो मैंने कोर्स वगैरह लिए और वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा मुझे एडजस्ट होने में, सिलेबस जानना, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कौन-सा परफेक्ट है एंड करते-करते पहले मेरे को था कि मैं कर लूँगी। मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए थे 23 में एंड वो मतलब मैंने एग्ज़ाम पैटर्न देखा। मुझे लगा कि ये मैं कर सकती हूँ अगर मैं हार्ड वर्क करूँ अच्छे से। फिर मैंने 24 में जब एग्ज़ाम्स दिए कुछ-कुछ मार्क्स से रह गया। उसके बाद मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन की एंड मेरा सबसे पहले आई एसबीआई क्लर्क हुआ था 25 में प्री। फिर मैंने मेंस के लिए तैयारी की, बट थोड़ा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे इतना क्लियर नहीं था कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह मुझे स्ट्रेटजी रखनी है। तो मैंने उसके बाद सर को फॉलो किया हमेशा स्टार्टिंग से रीज़निंग के लिए एंड रीज़निंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मेरे को था कि मैं प्रैक्टिस नहीं, मतलब कि सिर्फ क्लासेस नहीं भी करूँ, प्रैक्टिस करते रहूँ तो मेरा हो जाएगा रीज़निंग में। फिर मैंने उसके बाद एग्ज़ाम्स दिए तो 26 में मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे और मेंस मैंने हर एक एग्ज़ाम का मेंस दिया था। इससे मेरा पैटर्न और क्लियर हुआ था।
फिर मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर होते गए, मेंस नहीं हो रहे थे, फिर थोड़ा हो जाता है कि डीमोटिवेट हो रहा था कि नहीं हो रहा इतना करने के बाद भी। देन सर ने हमेशा मोटिवेट किया मेरे को कि हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। एंड मैंने अपनी जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी वो एनालाइज की कि क्या मिस्टेक थी मॉक टेस्ट में, कहाँ रह रहा है, मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग किया, और जिसमें मैं वीक थी मैंने उसकी स्ट्रेटेजी चेंज करके उसको अप्लाई किया। एंड मेरा आरआरबी में वेटिंग लिस्ट में था। फिर मेरे को था कि इसका चांस है, मेरा 1.94 से था, तो वो लिस्ट आ जाई थी, मेरे को लग भी रहा था कि शायद हो जाएगा। एंड आरबीआई का दिया है मैंने एग्ज़ाम अभी। तो बस यही था कि सर ने बहुत हेल्प की मेरी इस जर्नी में। तो सुबिया, बीटेक करने के बाद ये बैंकिंग, ये कुछ मतलब लॉजिक समझ में आया नहीं? मतलब सीएसआईटी किया हुआ है, बताओ यार, 4 साल की इंजीनियरिंग, बताओ एक अच्छी पोस्ट कहीं हैदराबाद बेंगलोर में मिल जाती है, तो कैसे दिमाग में आया कि अब बैंकिंग जो है वो ट्राई करना सर चाहिए? एक्चुअली मैंने प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई किया था बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा मैंने विजिट नहीं किया साइट पे, मेरी मेन मिस्टेक यही थी। मैं बाहर विजिट ही नहीं किया मैंने प्लेसमेंट के लिए, और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दिए, सिलेक्शन हुआ था एक दो में, लेकिन उन्होंने विजिट करने को बोला था, मैंने विजिट नहीं किया था, तब थोड़ा हेल्थ इशू भी था मेरे को, तो मैंने नहीं किया था। और उसके बाद अभी फिर यहाँ पे मेरे को था कि जब तक रिसेशन ठीक नहीं होता है तो मैंने फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती फ्री, मुझे था कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एग्ज़ाम्स ज़रूर दूंगी, मैंने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि ये बीटेक करके मैं कभी ना कभी एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी गवर्नमेंट। ओके ओके। तो जब बैंकिंग, सुबिया, पहली बार हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट हैं, देखा हमने, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, तो क्या इमीडिएट क्लिक हुआ कि यार ये सब्जेक्ट मुझे, मेरे लिए कोई बच्चों का खेल है, कुछ खास इसमें करना नहीं है, ये सब्जेक्ट सर बड़ा कठिन लग रहा है? और यस, कैसे हमने कठिन सब्जेक्ट को जो है वो न केवल समझा, उसे आसान बनाया, क्या हमने स्ट्रेटेजी फॉलो करी? सर मेरा इंग्लिश स्टार्टिंग से स्ट्रांग था, तो मैंने उस पर ज़्यादा मतलब इतना फोकस नहीं किया कि मुझे बिल्कुल बेस से करना है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट दिए इंग्लिश के, क्योंकि वो मेरे को ऑलरेडी इतना उसमें कॉन्फिडेंस था कि वो मैं कर लूँगी। और रीजनिंग का मैंने एक बार आपसे सारे कंसेप्ट सीखे थे, फिर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है यूट्यूब पे, और कुछ पेड बैचेस थे आपके, तो वहाँ से प्रैक्टिस की है रीजनिंग की। क्वांट के लिए पहले स्टार्टिंग में थोड़ा था स्ट्रगल था, क्योंकि मेरा वैसे भी नॉन मेडिकल था तो इतना नहीं था, बट कुछ कंसेप्ट थे कि कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि पेपर में कौन सा लगाना है उस टाइम पे, कम सेकंड में सॉल्व करने के लिए। तो मैंने शुभम सर से किया है क्वांट स्टार्टिंग से ही, तो जो उनके कंसेप्ट थे उन्होंने इतने सही तरीके से करवाया था कि कुछ सेकंड्स में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। फिर मैंने उनको ही फॉलो किया, उनकी स्ट्रेटेजी अपनाई और क्वांट वहाँ से स्ट्रॉन्ग किया मैंने। मेरा वीक पॉइंट था करंट अफेयर्स, वो मेरे से मतलब मेरे को लगता था मेरे से होगा ही नहीं, मेरे को याद नहीं रहती हैं डेट्स और ये सब रिवीजन करना। तो उसके लिए मैंने फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट के पहले मैंने वीकली स्टार्ट किया पढ़ना, फिर मंथली के करंट अफेयर्स पढ़े, और जब मेरे को टाइम मिलता था फिर मैंने जो डे बाय डेज थे वो भी पढ़ना स्टार्ट किए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको नोट किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मेरे इम्पोर्टेंट है उसको मैंने नोट किया नोटबुक पे कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैं उसको वहाँ से रिवीजन करूँगी। जो पॉइंट आपका वीक है उसको अगर स्टार्टिंग से लेके चलो तो वो लास्ट तक आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने ये चीज़ सीखी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स पे ध्यान ही नहीं दिया था इतना, तो इसीलिए मेरे को वो दिक्कत किया बाद में। लेकिन इस साल मैंने उस सब को स्टार्टिंग से लेके चला था, तो इस बार मेरे को उसमें इतनी दिक्कत नहीं लगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सुबिया। सबसे पहले मुझे बताओ कि कोई बच्चा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं और उनको इंग्लिश बड़ी चैलेंज लगती है, तो एक बिगनर बच्चा इंग्लिश में क्या क्या करे, मतलब क्या क्या उसे ऐसी स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिसको अगर वो कंसिस्टेंट करता है तो उसकी इंग्लिश एक टाइम के बाद एटलीस्ट इतने बन जाएंगे कि डिसेंट मार्क्स आ जाए? सर सबसे पहले तो फाउंडेशन जिसका क्लियर नहीं है उसको फाउंडेशन अच्छे से करना चाहिए इंग्लिश का। इंग्लिश कुछ होते हैं बच्चे जो सिर्फ बोलते हैं कि हम
याद कर लेंगे, या जैसे आजकल सब बोलते हैं कि इतने कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, इसी से हो जाएगा, बट आपको खुद पहले क्लियर होना चाहिए कि ये कंसेप्ट यहाँ लग क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि जिस तरह बैंकिंग का एग्ज़ाम हर साल चेंज होता है पैटर्न, तो उसमें वो पुराने टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ आप कर सकते हो। तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद जब आपको कुछ मंथ्स हो गए हैं करते करते, तो आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और स्पेशली एडिटोरियल रोज रीड करना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस रीड करोगे तो आपकी वोकैब भी इंक्रीज होगी और आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। पेपर में, एग्जाम में आप इजीली उसको ऐड कर पाओगे कि कैसे कम टाइम में आपने सॉल्व करना है पैसेज को। राइट राइट राइट। क्वांट की एक स्ट्रेटेजी सुबिया क्या हो सकती है एक बिगनर के लिए, और किस तरह से वो एक बिल्कुल बेसिक से अपने क्वांट को स्ट्रॉन्ग करे अगर उसका लेवल बिल्कुल जीरो है तो? सर क्वांट से तो बहुत बच्चे डरते हैं कि क्वांट हमसे होगा ही नहीं, तो मेरे हिसाब से पहले हमें कंसेप्ट क्लैरिटी तो हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कर ही नहीं सकते हो कोई चीज़ को। और ऐसे तो मतलब कि आप एक ऐसे टीचर को अगर फॉलो, मतलब आप टीचर को जिसको फॉलो कर रहे हो तो आप उस पर पूरा ट्रस्ट करो कि वो टीचर सिखा रहा है तो कुछ अच्छा ही सिखाएगा हमें। तो आप सीखते जाओ, जो जो आपने पढ़ा है उसको सीखो, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो। कुछ जैसे बिगिनर्स हैं, हमने जब सॉल्व किया था कोई कंसेप्ट आज पढ़ा है, तो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे सेक्शनल मॉक लगा लो, यहाँ पे गूगल से क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप उसके क्वेश्चन सिलेक्ट करो कि आपने जो आज सीखा है आपको कितना क्लियर हुआ है। जब ये होता रहेगा फिर टाइम टू टाइम आप उसमें सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद फुल लेंथ मॉक एनालिसिस करते रहो कि आपको कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। ये क्वांट के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि जिससे आपको हेल्प मिले। करंट अफेयर मेंस में एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। लोग कहते हैं कि अरे भाई 15 मिनट में 40 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो yes, कितनी, एक तो कितनी इन बातों में सच्चाई है, और दूसरा ये कि करंट अफेयर स्ट्रेटेजी वाइज कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए जिससे एटलीस्ट 40 तो ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई, और 20-25 मार्क्स भी एक अगर अच्छी एक्यूरेसी से आ जाए तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान एक एस्पायरेंट को देना चाहिए? सर करंट अफेयर्स तो मेरे हिसाब से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब ढूंढते हैं बच्चे की शॉर्टकट मिल जाए कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, कि पीडीएफ मिल जाए और पीडीएफ से ही सब हो जाए। लेकिन पीडीएफ वाला क्वेश्चन आजकल आता ही नहीं है बैंकिंग करंट अफेयर्स में। वो डीप टू डीप नॉलेज चाहते हैं कि उस न्यूज़ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो आती है पेपर में। तो मेरे हिसाब से बच्चों को रोज़ डेली करंट अफेयर सॉल्व करना चाहिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि ये न्यूज़ है तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सॉल्व करना चाहिए। और स्टार्टिंग से ही जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है, बैंकिंग टर्म्स हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, वो भी साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन उसमें से बनते हैं और स्पेशली इंटरव्यूज में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आपको बैंकिंग की कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो आप करंट अफेयर्स भी लिंक नहीं कर पाओगे उसके साथ। क्यों बच्चे भटकते रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, कितने मंथ का पढ़ें। मेरे हिसाब से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से ही स्टार्ट करो। ये मेरी मिस्टेक थी, यहाँ से मैंने सीखा है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप उसी दिन से करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आपका प्री हो क्लियर नहीं हो, एटलीस्ट आपको आगे के लिए हेल्प रहेगी इससे। डेली 1 घंटे समय देना चाहिए करंट अफेयर में। यस सर। जो भी आपके रिस्पेक्टिव जो भी टीचर्स हैं वो पढ़ाते ही होंगे, डेली पढ़ाते होंगे, तो एटलीस्ट हमें टाइम वहां जरूर देना चाहिए। रीजनिंग की स्ट्रेटजी सुबिया क्या थी? कैसे बिगनिंग लेवल पे तुमने रीजनिंग को क्रैक किया और किस तरह से एक अच्छे मार्क्स गेन किए? सर रीजनिंग का मैंने तो आपके पहले वाईटी चैनल से ही कुछ कुछ प्रिपेयर किया था, फिर मैंने बैच में से टॉपिक वाइज टॉपिक सेलेक्ट किया कि मेरे को कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, मैंने वहाँ से रेडी किए वो टॉपिक, कंसेप्ट समझे एंड क्वेश्चन सॉल्व किए उसके। आप प्रैक्टिस करवाते थे तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की, जो पीडीएफ्स आप प्रोवाइड करते हो मैंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये नहीं था कि एक बार किया हुआ तो मैं फिर से नहीं करूँगी, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी बार बार कि मैं कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। एंड धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया कि मैं रीजनिंग का, मेरे हमेशा फुल मार्क्स ही आते हैं ऑलमोस्ट रीजनिंग में।
और कभी कभी एक दो गलत होता है या मीनिंगफुल वर्ड वाला गलत हो जाता है या फिर कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है, वरना रीजनिंग इस तरह ही स्ट्रॉन्ग किया मैंने। एंड स्पेशली मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे मतलब प्री में जिनका हो गया है कि हमें अच्छे से आता है, तो वो मेंस पे फोकस करें। बच्चे कुछ करते हैं कि हम प्री कर लेंगे क्लियर, उसके बाद मेंस पढ़ेंगे, बट तब तक उसके लिए टाइम ही नहीं होता है, 1 से 1.5 महीना होता है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये सोच के नहीं करो कि प्री देना है, मेंस देना है, आप ये सोच के करो कि हमें जॉब पे जाना है सीधे। तो आप उस तरह से फुल लेंथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। राइट राइट। तो भैया मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेंस नहीं कर पाते हैं, और बड़े 1-2 अटेम्प्ट करने के बाद जब उन्हें अपनी गलतियां आभास होती हैं तब जाके उनका कहीं तो क्लियर होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेंस में बच्चे कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं अभी, और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि मेंस में डिसेंट मार्क्स आ जाएं? सर सबसे मेन गलती बच्चे यही करते हैं आज ज्यादा कि प्री क्लियर होगा तो हम मेंस का पढ़ेंगे। तो यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तब टाइम ही नहीं होता है, तब आप कंसेप्ट सीखोगे या प्रैक्टिस करोगे। आपको स्टार्टिंग से ही जब प्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप मॉक टेस्ट देते रहो अल्टरनेट डेज में, और मेंस का समझते रहो कि कैसे किसी क्वेश्चन को किया जाता है। जब आपको मेंस क्लियर हो जाएगा, जब आपके पास प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है, उस समय आपको चाहिए होता है सिर्फ प्रैक्टिस करना। तब आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। करंट अफेयर्स को रिवीजन दो, क्योंकि ये कम समय ही होता है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है। तो मेरे हिसाब से कि पहले स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे क्वांट में मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स होते हैं जो बच्चे प्री में छोड़ देते हैं कि ये हमसे नहीं बन रहा है, बट मेंस में यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी में से बेस क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आप जब पढ़ रहे हो तो आप सारा पढ़ो, आधा करके नहीं पढ़ना चाहिए। एंड रीजनिंग की पजल जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मिसलिनियस और क्रिटिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का। ये कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ देंगे, बट आधे से ज्यादा सिलेबस तो क्रिटिकल का ही होता है एग्जाम में। जितनी आपकी कंसेप्ट अच्छा होगा, आप सही से उसको करोगे, तो आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं पेपर में। और इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि उसमें पैसेजेस की लेंथ ज्यादा होती है और न्यू पैटर्न आते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आप अच्छे से करोगे, वही ठीक रहता है। तो भैया मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और एक एस्पायरेंट को मॉक टेस्ट की वैल्यू कितना जल्दी समझ में आना चाहिए? सर मॉक टेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स में। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, क्वेश्चंस एनालाइज नहीं करोगे कि आप कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो आप पेपर में कर ही नहीं पाओगे कभी अटेम्प्ट। आप मॉक टेस्ट दो, जब आपको नहीं आ रहा है, एक दिन आपके मार्क्स कम आएंगे, आप हफ्ता दो, 2 हफ्ते दो, कुछ ना कुछ टाइम बाद तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि आप उसको जिस तरह एनालिसिस करोगे कि मैंने ये क्वेश्चन को गलत कैसे किया, इसमें और कौन सा हम टॉपिक कर सकते थे। मतलब जैसे आपने एनालिसिस ये भी नहीं करना है कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं आप उसी को देखे जा रहे हो कि इसको कैसे करना था, बल्कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप उनको भी देखो कि इसको इससे कम समय में कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। आप उन क्वेश्चंस को देखो, जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं उनको देखो कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मेरे से नहीं हुआ। उस टेस्ट को फिर से सॉल्व करो बिना टाइमर के कि आप कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और सबसे जरूरी होता है एनालिसिस करना मॉक का, क्योंकि वही हमें हमारी गलतियां सिखाता है, और वही क्वेश्चन अगर उस टाइप का हमें फिर से किसी मॉक में मिलेगा तो हम वो गलती नहीं करेंगे। राइट। मॉक एनालिसिस को, जैसे मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं कि हम मॉक दे रहे हैं सर, लेकिन एनालिसिस का शॉर्ट तरीका नहीं पता, मतलब क्या एनालिसिस करना है, कितना करना है, मतलब पूरा पेपर करना है, जो अटेम्प्ट कर लिए वो करना है, जो नहीं अटेम्प्ट किए वो करना है, या बच गए क्वेश्चन वो करना है। तो एक डिटेल एनालिसिस स्ट्रेटेजी सुबिया क्या होनी चाहिए मॉक की? सर एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो आप वो क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए हैं आप उनको देखो कि वो किस तरह कर सकते थे उन क्वेश्चंस को, और उसके बाद आप वो देखो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, जितना टाइम आपने उसमें लगाया है क्या वो सही टाइम था उसमें देने के लिए। आपने ज्यादा टाइम तो नहीं ना दे दिया किसी क्वेश्चन में जो इजीली कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो सकता था। जैसे वहां पे मॉक में टॉपर का भी आता है कि इतने सेकंड में किया है, और आप जैसे टॉपर ने अगर
30 सेकेंड लिए हैं, आप वहाँ पे 60, 70, 80 सेकेंड्स ले रहे हो, तो क्यों आपका इतना डिफरेंस आ रहा है? आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? कितने कम समय में आप, अगर ये क्वेश्चन फिर से आपको मिलेगा इस टाइप का, तो आप कर सकते हो काम में कि नहीं कर सकते हो? और कोई मतलब आपको बेटर अप्रोच लग रही है, तो आप वो चीज़ अप्लाई करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इस तरह से बच्चों को एनालिसिस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सुबिया कितना इम्पोर्टेंट है डेली रूटीन में एज अ स्टूडेंट, और किस तरह के शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए कोई जो कंसिस्टेंट होना चाहता है, वो चाह रहा है कि नहीं यार मुझे ना एक रूटीन मिल जाए, कुछ ऐसा मंत्रा अप्पा डब्बा चप्पा जो है वो मिल जाए, तो वो मंत्रा जो है वो मैं रेगुलर अपनी रूटीन में फॉलो कर पाऊँ, क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो एज अ स्टूडेंट आपके पास और कोई काम नहीं हो सकता पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जितना आप समय दे सकते हो आप उतना दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि कुछ साथ में साइड बाय जॉब भी करते हैं, तो वो अपने हिसाब से जब उनको फ्री टाइम मिले तब स्टडी कर सकते हैं। बट जो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जैसे मैं कुछ और नहीं करती थी, सिर्फ मेरे पास स्टडी के अलावा कोई और काम ही नहीं था, तो मैं जितना मेरे को समय मिलता था मैं सारा स्टडी पे ही यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को क्लियर करना है तो मुझे स्टडी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने आज 3-4 घंटे पढ़ लिया तो कल आप बोलो कि मेरे को आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, मैं फिर से अगले दिन से पढ़ूं, एक दिन की ब्रेक ले ली। ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जब तक आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहोगे आप कर ही नहीं सकते हो कुछ भी। तो मैं तो जब मेरे को पता है कि मेरे को स्टडी करना है तो मैंने कुछ अपना टाइम टेबल बनाया होता था कि इतने आवर्स मैंने इस सब्जेक्ट को देने हैं, और जैसे 2 आवर्स रीजनिंग के लिए, 2 आवर्स क्वांट के लिए, 1 आवर या 1.5 आवर इंग्लिश के लिए, एंड 1.5 आवर करंट अफेयर्स के लिए। एंड साइड बाय साइड कंप्यूटर की मैं सिर्फ मॉक टेस्ट में या एमसीक्यूज में रिवीजन करती रहती थी, क्योंकि वो कंसेप्ट याद रहने चाहिए, भूल जाएंगे एट अ टाइम, लास्ट में नहीं हो पाता है। और मॉक टेस्ट के लिए अलग से सेपरेट टाइम रखा होता था कि इस टाइम मुझे मॉक टेस्ट देना है और इस टाइम मुझे एनालिसिस करना है इसका। चाहे आप 1 घंटे का मॉक है तो आप उसको 2, ढाई, 3 घंटे एनालिसिस करो, अच्छे से करो। ये नहीं है कि मैंने 1 घंटा मॉक दिया, 45 मिनट्स या 30 मिनट्स में एनालिसिस करके खत्म, ऐसे नहीं करना है। एनालिसिस को ज्यादा टाइम देना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए। तो भैया तैयारी जब हमने शुरू की है और आज हम यहाँ पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है कि हमने फेल्योर भी देखे होंगे। यस और एक नहीं भर भर के फेल्योर देखे होंगे। यस फेल्योर एक ऐसा सिचुएशन है जो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में आए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप क्रिकेट खेलेंगे तो एक कोई जीतेगा एक कोई हारेगा, ये श्योर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में बहुत उनको लगता है कि क्या मिस्टेक हो रही मुझसे, या मैं काबिल नहीं हूँ, लोग कह रहे हैं निठल्ले हो तुम, ठीक ही तो कह रहे हैं, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे हैं। तो बड़ा एक इंसान दुविधा में हो जाता है, अपने ऊपर सवाल करने लगता है, अपने शायद कैपेबिलिटीज पे उसको डाउट होने लगता है। और फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे। तो आज भी कई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होंगे इस सिचुएशन में जरूर फंसे होंगे। तो सुबिया, आपने इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया, और जो बच्चे अभी इसमें फंसे हैं उनको क्या एक संदेश दोगे? सर मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए हैं, लगभग मेरे हिसाब से मैंने 15-20 एग्ज़ाम से ज़्यादा ही दिए हैं, और इतनी बार फेलियर होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मेरे को बस यही था कि मुझे पता था कि मुझे करना है और क्यों करना है। अगर आपके पास गोल क्लियर होगा कि आपको क्यों करना है, तो आप कभी हार नहीं मानोगे उस चीज़ के लिए। मैंने भी फेलियर देखे और सबने बोला कि ये मतलब जैसे सब बोलते हैं कि ये सिर्फ पढ़ती रहती है, यहाँ नहीं जाती है, हमारे वहाँ नहीं आती है, सबका काम है कहना। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहीं और जाना है या आपको अपने गोल को देखना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो मैंने जब भी फेलियर होता था, हाँ 1-2 दिन मेरे को भी फील होता था कि कुछ पॉइंट से रह गया, फिर लेकिन नेक्स्ट डे मैं फिर से उठती थी, मेरे को था कि मुझे करना है तो मैं करके रहूंगी। फिर मैं फिर से उसी जोश से वापस काम करती थी। हाँ चाहे उस दिन मैं पूरा अपना डेडिकेशन से ना कर पाऊँ, जैसे 10 घंटे अगर कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो वो नहीं कर पाऊँ, मैं 3-4 घंटे ही पढ़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर पढ़ती थी,
क्योंकि अगर हमारा रह जाएगा कि हम नहीं पढ़ मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो फिर मेरा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो मेरे को हमेशा मेरे पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू कर, कुछ नहीं होता, अभी नहीं होगा बाद में हो जाएगा। लेकिन मेरे को भी था कि मुझे करना है तो करना ही है, एंड यही रीज़न था कि मैंने हार ही नहीं मानी अभी तक। और मैं सब बच्चों को यही कहूँगी कि जितने मर्जी फेलियर आ रहे हैं, जो मर्जी टेंशन है, आप बस ये सोचो कि आपको उनको करके दिखाना है, और एक ना एक दिन ज़रूर होगा। अगर मेरा हो सकता है तो सबका होगा। लड़कियों के साथ एक चैलेंज और आता है कि भाई इसका ब्याह करवा दो, बहू हो यस गया, सर। खूब तैयारी इसकी हो गई है, और ये पूरा पैसा वैसा सब बर्बाद कर रही है, इससे अच्छा इसका आज ब्याह करवा दो, चूल्हा चौकी करेगी, अब इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है। तो ये भी एक थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस तो हो ही जाता है इसमें कि यार क्या घर वाले टाइम देंगे, या तैयारी करने का जो एक डिसेंट टाइम होना चाहिए वो शायद ना मिले। तो इस सिचुएशन, जाहिर सी बात है ये सिचुएशन तुमने भी फेस करी होगी बीच में कभी, तो कैसे इसको हैंडल किया? और करंट में जो इस सिचुएशन में कुछ लड़कियां अगर तैयारी के दौरान हैं, तो उन्हें क्या मैसेज दोगी? सर ऐसे था कि घर वाले नहीं बोलेंगे तो बाहर वाले उनको कहेंगे, तो फिर वो बोलते थे। लेकिन मैंने बोला कि मुझे करना है, मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरा सफल नहीं हो जाऊंगी। मैंने बोला था कि मेरे को आप टाइम दो, मैंने करके ही दिखाना है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आपको हारना नहीं है, बस मैं यही बोलूंगी। क्योंकि मैंने भी बहुत फेस किया, फिर मैं परेशान होती थी, फिर उसका असर आपके स्टडी पे ज़रूर होता है। एक दो बार हुआ है, मैंने भी बड़ा फेस किया, फिर मेरी स्टडी खराब हो रही थी, लेकिन मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। एंड मैं यही बोलूँगी, उस समय आप मेडिटेशन करो, वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, और उससे आपको थोड़ा मतलब रहेगा कि हाँ सब सही है, मैं करके दिखाऊंगी। फिर आप रिलैक्स रहोगे और आप कर सकते हो। मैं सबको यही बोलूँगी कि आपको अगर प्रेशर है इस समय, तो आप टाइम मांग सकते हो 1 डेढ़ साल, तो उसमें आप करके दिखाओ। आप जितनी मेहनत हो सकती है फिर उतनी करो। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम जिस बैच से पास आउट हुए हैं, वहाँ के हमारे सहेला सहेली कहीं प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं, उनको हम बता रहे कि हम तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम है कुछ हो जा नहीं रहा है अभी, वो अपनी सैलरी वैलरी बताने लगते हैं कि अरे तुमको पता चला 1 साल में 4 प्रमोशन पा लिए हमने, अब हमारी सैलरी यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, अब जो है ये ग्रोथ हो गई है, ये ऐसा हो गया है। तो ये चीजें भी इम्पेक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और लगता है कि यार कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या फिर अभी भी टाइम है कुछ चेंज किया जाए। यस सर, मेरे जितने बैचमेट्स थे सब जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब। एंड जब मैं उनका देखती हूँ कभी कभी, मतलब ऐसे तो मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी जैसे नहीं मन कर रहा है वीकेंड पे कभी देखूँ, तो कोई कहीं का पोस्ट करता था, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कुछ कुछ डाल रहे हैं कि हमने ये कर लिया, अचीव ये कर लिया। फील होता है कि साथ ही पढ़े थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और आपने आज तक कभी डिसअपॉइंट ही नहीं किया किसी को, बट आप अभी भी पीछे रह गए और आपको लगता है कि सब आगे निकल गए, और उन बच्चों ने जहाँ पे कॉलेज में भी मस्ती करके वो अभी भी कहीं प्लेस्ड हैं, और आप तब भी मस्ती नहीं की, और आप तब भी सिंसियर थे, और अभी भी आपका कुछ नहीं हो रहा, तो वो चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है। तो फिर भी मैं मतलब फील तो होता था, लेकिन मैंने फिर इतना हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर कि कोई, मैंने सोची थी कोई बात नहीं, जिसको बोलना है बोल। मेरे को मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम्हारे पेपर ही नहीं खत्म होते हैं, जब देखो पेपर ही देते रहते हो, जब पूछो मिलने आना है, कहीं जाना है, तुम बोलते हो पेपर है, पेपर है, पता नहीं कब खत्म होंगे। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, तुम लोग जॉब कर रहे हो, तुम लोग उसमें खुश रहो, किसी दिन मेरा भी होगा। मैं उनको बस इतना ही बोलती थी। फिर मैंने ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट नहीं किया किसी से, कुछ कुछ ही मेरे खास एक दो ही थे, बाकियों को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि जो कर रहा है ठीक है, सबने अपनी मेहनत से अचीव किया है वो सब। तो आपने अगर ये चीज़ चूज़ की है तो आपका भी समय आएगा। आप अगर किसी पाथ पे हो तो आपने उसको अपनी सिलेक्शन का करके ही दिखाना है वहाँ पे। आज जब सुबिया रिजल्ट आया है तुम्हारा, तो आज जब फ्लैशबैक में अपने आप को देखती हो 2 साल की प्रिपरेशन में,
तो किन चीजों के लिए लगता है कि नहीं मैं ग्रेटफुल हूँ, किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड मन में आता है, और कौन कौन से ऐसे स्टेप लगते हैं कि नहीं यार यहाँ पे मैं रुकी नहीं, यहाँ पे मैं इतना परेशान सिचुएशन थी लेकिन फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। क्या क्या आज फ्लैशबैक हो रहा है आज जब सिलेक्शन हो गया है तो? सर पहले तो मैंने सोचा कि मैं लिंक देखती हूँ कि लिंक एक्टिव हो गया है उस पे साइट पे, तो मैं बस वही चेक कर रही थी। तो उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गए, तो मैंने ऐसे ही अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाला वहाँ पे, एंड वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप सिलेक्टेड हो इस JNK ग्रामीण बैंक में। एंड मैं सोच रही थी कि ये सही है कि ये मेरा रिजर्व लिस्ट का डेटा ही दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैंने 2-3 बार रिजल्ट चेक किया अपना। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे को तब भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब सच्ची में हो गया। मुझे डाउट था कि 1.94 से रुका है तो शायद सेकंड वेटिंग लिस्ट में ना हो जाए, बट फिर मैं थोड़ी देर पहले सोचती रही कि मेरा हुआ है नहीं हुआ है। फिर जब मेरे को पता चला कि हाँ मेरा हो गया है, तो उसके बाद तो फिर मतलब वो सब याद आया कि कब से मैं वेट कर रही थी इस मूवमेंट का। एंड जब वो आया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज सच्ची में वो डे था। एंड मैं खुश हूँ कि मैंने हार नहीं मानी भी। पीछे जितने भी चैलेंजेस आए मैंने हार ही नहीं मानी। अपने आप जिस जिस मोमेंट में मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, जितना मैंने मेहनत की थी, वो सब आज मुझे उसका फल मिला। क्या रिएक्शन है घर वालों का आफ्टर रिजल्ट, और कितनी खुशी वो रिएक्शन अभी हमें दे पा रहे हैं? सर सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी तो होगा, और वो यही पूछते थे कि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा, या कोई भी रिजल्ट मेंस का कब आएगा, कब नहीं आएगा। जब भी एग्ज़ाम देने जाना सबने अब साथ में रहना कि हाँ कोई नहीं, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, तू बस अपना बेस्ट देना, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से करना। जब भी रिजल्ट आना अगर नहीं होता था तो सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, मेहनत की है, कभी ना कभी तो होगा और ज़रूर होगा, मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। तो आज जब हुआ है तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। यानी बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज के लिए। आपके शब्दों से हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं, और ये बहुत गौरवान्वित क्षण भी होता है, और एक बड़ा एक लाइफ का बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है ना, जब हम एक स्टेबिलिटी लाइफ में मिलना एक बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है, स्पेशली कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। अभी हमें मालूम है कि एक फिक्स नौकरी है और एक सरकारी नौकरी है, और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मन में आती है, तो जो हमें थोड़ा सा मानसिक रूप से सुकून देती है। बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए सुबिया आपको। थैंक यू सर। एक कोई बिगनर बच्चा है सुबिया जो अभी सोच रहा है बैंकिंग की तैयारी करने की, तुम्हारे अनुभवों से तुमने ऐसी कौन कौन सी गलतियां करी जो तुम एक बिगनर को कहोगी कि मत करना? ऐसे कौन कौन से स्टेप तुमने लिए जो तुम्हें आज रियलाइज होता है कि वो नहीं करना चाहिए, और इन स्टेप्स को फॉलो करना, जो मैंने गलती कर दी तुम मत करना, और ऐसे करते जाओगे तो प्री देन मेंस और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगी? क्या करना चाहिए? सर मेरी गलती थी करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से नहीं करना। मैंने नहीं किया था और मुझे उसकी इम्पोर्टेंस बाद में पता चली थी। तो मेरा यही सजेशन है सब बच्चों को कि वो करंट अफेयर्स जिस दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छे टीचर को सिलेक्ट करें और करंट अफेयर्स वहीं उसी दिन से स्टार्ट करें। ये नहीं है कि हमने शॉर्टकट अपनाना है, बल्कि डिटेल में आप उसको पढ़ो, जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको नोट डाउन करो, ताकि रिवीजन के टाइम आपको ईजी लगे कि कैसे रिवीजन करना है उस चीज़ का। एंड प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। स्पेशली आप मेंस के मॉक लगाओ और प्री के मॉक। कुछ होते हैं बच्चे जैसे कि प्री कर लिया उसके बाद ही मेंस करेंगे, नहीं, आप स्टार्टिंग से ही करो। जब आपका प्री पे कंसेप्ट अच्छा हो जाता है, होल्ड अच्छा आ जाता है, मॉक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आप उसके बाद मेंस स्टार्ट करो। और ये नहीं है कि जैसे किसी ने बोला, आप किसी को फॉलो कर रहे हो बच्चे को, तो उसने बोला कि इसी टीचर से ही करो, आप उनकी गाइडेंस लो, लेकिन आप खुद सिलेक्ट करो अपने टीचर्स। क्योंकि जब तक आपको जिस टीचर के साथ समझ नहीं आएगी आप नहीं कर पाओगे। जिस टीचर से आपको अच्छी समझ आ रही है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, आप उसी टीचर को फॉलो करो। ये
है बच्चों का कि आप सबसे गाइडेंस लो। ये नहीं है कि आप जैसे कोई भी फनी चीज हो रही है या कुछ हो रहा है आप वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, बल्कि आप उससे अच्छा है कि आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितना आप स्टडी पे ध्यान दे सकते हो दे लो, क्योंकि यही टाइम होता है बिल्डअप करने का। जैसे जैन से जून का महीना यही होते हैं 6 मंथ जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। जुलाई से तो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है आना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, तो तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास स्टार्टिंग का टाइम है, आप उसको यूटिलाइज करो, उसमें स्टडी करो, ताकि जब नोटिफिकेशन आउट हो तो आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर कर सको, अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर सको, जो आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं बेहतर उसको और बेहतर कर सको। राइट 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 राइट। नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये जो बिगिनर बच्चा एक देख रहा होगा उसे ये स्ट्रेटजी बहुत हेल्प करेगी। सुबिया, मेंस का भी थोड़ा सा एक जो है वो गाइडलाइन दो कि जैसे हमें पता है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ कि 50 नंबर का मेंस का पेपर है क्वांट का, तो 50 में 50 तो हम नहीं गेन कर सकते, वो तो ठीक है। तो जो एक डिसेंट जो नंबर हम लोग कहते हैं, चलो यार 20 22 25 है ना, इसके आसपास, या जो भी एक कट ऑफ की रेंज होती है। हालांकि एग्जाम वाइज कट ऑफ की रेंज भी काफी कम होती है, पीओ में आप जाएं तो 8-10 नंबर 12 नंबर के करीब ये देखने को मिलता है। क्लर्क मेंस में भी इसके थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। तो एक मेंस में क्वांट में लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मुझे 20-25 के आसपास नंबर रखने हैं, तो मुझे किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए? सर क्वांट्स के लिए पहले तो आप जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सीरीज होती हैं और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े ही आते हैं, 5-7 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड डीआई के 4 सेट आते हैं, जिसमें से 2 सेट होते हैं जो डुएबल होते हैं। तो आप अगर 2 डीआई भी सॉल्व कर लेते हैं, जो 2 डीआई होती हैं वो थोड़ी टफ लेवल की होती है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आप क्रैक कर सकते हैं 1 डीआई और। पर 2 डीआई एंड जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है वो, और अर्थमेटिक, ये ही आपको 20, 22, 25 नंबर यहाँ तक आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि अर्थमेटिक बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि वो टफ है, हम नहीं करेंगे, बट वहीं से आप नंबर गेन कर सकते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई और बच्चा नहीं करेगा, बट आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, तो आपके स्कोर वहां से इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है अपना कि आप मेंसुरेशन अच्छे से करो, प्रोबेबिलिटी टॉपिक को मत छोड़ो। एंड जो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये चीजें अगर आप वहां पे अप्लाई करो, सॉल्व करते रहोगे, तो आप नंबर गेन कर सकते हैं इजीली। 25, 26 यहाँ तक नंबर आ सकते हैं। सेम विथ रीजनिंग? यस सर, रीजनिंग में सबसे पहले आप क्रिटिकल एंड मिसलेनियस पार्ट सॉल्व कीजिए, एंड उसके बाद पजल्स करनी है। और पजल्स में ये नहीं है कि आप अगर किसी पजल में आप स्टक हो गए हो तो आपने उसको ही नहीं करते रहना है, क्योंकि कुछ पजल टाइम टेकिंग होती है जिसको टाइम लगता है। तो छोटी पजल जो आपको लगता है कि आपने इस टाइप की पजल सॉल्व की हुई है, आप कर सकते हो, तो आप उस पजल को सॉल्व करो। मिसलीनियस क्रिटिकल करने के बाद जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड पजल्स के लिए मैं तो जो कुछ प्री लेवल की पजल्स भी होती है मेंस में, जो 1 मार्क्स की या 1.5 मार्क्स की होती हैं, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप वो पजल्स जो जिसपे आपको अच्छे से आता है, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल्स आ गई हैं या मंथ बेस्ड पजल्स हैं, आप ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ ट्राई ना करें जिसको आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है कभी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे हम सोचते हैं कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, चलो इसको ट्राई करते हैं। पेपर में ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। जो चीज़ आपको आती है आप वही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि सबसे जरूरी है एक्यूरेसी वहां पे। राइट। एंड सेम विथ इंग्लिश? यस सर, इंग्लिश में पैसेजेस मेरे हिसाब से बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि पैसेजेस लेंथी आते हैं, एंड अगर हम वो सॉल्व करने बैठते हैं तो फिर बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। तो पहले आपको फिलर्स जो है वो सॉल्व करिए, और जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो भी बेसिक क्वेश्चंस आए होते हैं आप वो सॉल्व करने चाहिए पहले, उसके बाद पैसेज सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि 2 पैसेज होते हैं, एक पैसेज आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास सेकंड पैसेज के लिए थोड़ा टाइम रहता है,
अगर आपको वो इजी लग रहा है, दोनों पैसेज में जो पैसेज इजी लग रहा है आप पहले वो कीजिए, क्योंकि एक पैसेज कम्प्लेक्स होता ही होता है, तो दोनों भी सॉल्व नहीं कर सकते आप ज्यादा से ज्यादा टाइम में। तो मेरे हिसाब से पहले पैसेज नहीं करके जो दूसरा पार्ट है वो करना चाहिए। चलिए, आज हमने सुबिया से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए हैं, और सभी के आंसर मुझे लगता है कि सुबिया ने बहुत ही डिसेंसी के साथ, जो एक रिक्वायरमेंट है बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये देखने के बाद उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। तो सुबिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वंस अगेन आपके थैंक यू सिलेक्शन सर। के लिए। थैंक यू और सर। मुझे उम्मीद है कि ये अभी आखिरी जर्नी नहीं होगी। यस जैसा सर। भी इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि इन्होंने अभी आरबीआई मींस भी दिया हुआ है, तो यस सर। होप फॉर द बेस्ट, है ना। अभी अपॉर्चुनिटी एंडलेस है, और अच्छा है जब हम एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर हम एक बैक सपोर्ट हो जाता है कि चलो यार, कुछ नहीं है तो करंट की जो पोजीशन है वो तो है ही। तो और कॉन्फिडेंट तरीके से हम आने वाले एग्जाम्स को भी दे पाते हैं अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी सुबह बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सर। है ना। एक फाइनल मैसेज बच्चों को क्या दोगी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें अपना कुछ मंत्रा देती जाओ जो उनके पढ़ने के मोटिवेशन में बहुत काम आए। मैं सर यही कहूंगी बच्चों से कि आप अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस रखिए, यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान ना देके जितना आप अपने मतलब कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं वो करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए, और आपको मतलब कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, हारना नहीं है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आज नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आज नहीं हो रहा है कभी ना कभी जरूर होगा, अगर आपकी मेहनत सही होगी तो आपको जरूर मिलेगी वो चीज। क्योंकि अगर हारना ही होता तो मैंने कब से हार मान ली होती। तो मैं यही कहूंगी कि हारना नहीं है और करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुबिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा इसको देख रहा होगा उसकी प्रिपरेशन में उसे काफी कुछ हेल्प जो है वो मिलने वाला है। आपके आने वाले भविष्य के लिए हम बहुत बधाई देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी अगला एग्जाम भी क्रैक करें, ताकि चिट चैट सेशन हमारा 30 मिनट का और हो जाए, है ना। सो यस। बहुत बधाई वंस अगेन सुबिया आपको। थैंक यू सर। सो ये थी सुबिया, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमने समझी है। सीखा हमने कि स्ट्रगल के दौर में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए कॉमन है ये चीजें। स्ट्रगल आएगा ही आएगा, आप कुछ भी करें, आपको बस उसमें माइंडसेट मैटर्स मोर, है ना। आपका माइंडसेट क्या है वो बहुत मैटर करता है, और वही आपकी ग्रोथ का अल्टीमेट जो है वो रास्ता निकाल के देता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।